देखिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज डिटरमिनेंट्स में। एक दो क्वेश्चंस करेंगे पहले हम पीछे वाले कंसेप्ट्स के, और उसके बाद जो है वो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में चीज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये डिटरमिनेंट जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ये है कि क्या समीकरणों का निम्न निकाय संगत है। मतलब हमारे पास तीन इक्वेशंस दी हैं, 3 वेरिएबल्स में हैं, तीन इक्वेशंस हैं। चाहे तो इनका यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर इनफाइनाइट, या फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। संगत होने का मतलब है हमें पता करना है इनका सॉल्यूशन बस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये चीज़ देखनी है हमें। और जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है मैं आपको बता दूं कि हम पहले डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा कैलकुलेट करने के बाद अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट होने के बाद इसमें आपके जो है वो फिर इस और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। इसके बाद इसमें अगर मान लिया सपोज करिए आपका डेल्टा जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी निकालेंगे। ठीक है ना। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब निकालेंगे, और इसमें से अगर आपके कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, एनी वन नॉन जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो असंगत हो जाता है और उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपका सारे जीरो फिर से निकल आए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे के सारे जीरो आ जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो फिर का चांसेस हैं कि वो संगत भी हो सकता है और वो असंगत भी हो सकता है। अगर संगत हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, असंगत हुआ तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पुराने केसेस हैं। ठीक है ना। संगत है तो इनफाइनाइट ही होंगे, यहाँ पर संगत होने पर यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर संगत होने पर इनफाइनाइट हो जाते हैं। असंगत होने के भी दो केस हैं कि या तो नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर सारे जीरो निकल आए तो भी यहाँ पर फिर आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ता है, तभी पता लग पाता है कि वो संगत होंगे या असंगत होंगे। ये हमारे सिंपल से केस हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इन दोनों की हम होमोजीनियस सिस्टम और पढ़ेंगे जरा। ठीक है ना। हालांकि होमोजीनियस तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में भी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि हम क्रैमर रूल और फिर उसके बाद इन केसेस पे आ गए थे। तो होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके राइट साइड में 0 0 0 होता है, ठीक है ना, उस केस में उसको इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे क्या करते हैं, वो चीज हम बताएंगे फिर। तो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल कंसेप्ट हैं जो बार बार आपको ध्यान में रखने हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं क्या संगत है या नहीं संगत है। तो चेक करने के लिए आपको यही चाहिए, पहले तो आपको डेल्टा चाहिए। ये 0 आएगा नहीं आएगा उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो संगत है, बस हमारा आंसर खत्म। अगर 0 आया तो फिर हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोफिशिएंट डिटरमिनेंट जो है वो निकालते हैं। देखिए कितनी आएगी, 2 - 1 3, 4 - 2 6, 2 - 1 3। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो यहाँ पे मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, ये आपकी 0 आ रही है। ठीक है। तो अगर आपका 0 आ गया तो आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो चेक करने पड़ेंगे। अगर कोई भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप असंगत बता के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सारे 0 आ गए तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कल हम इस तरह का केस देख चुके थे, आज हम उस वाले केस में जाना है हमें, लेकिन वो पता कैसे लगेगा, वो अंदर जाने पर ही पता लगेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा 1 निकालेंगे। आपको पता है, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा आपको कि डेल्टा 1 कैसे निकलेगा। 485 इसको आप इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, ये चीज यहाँ, और आपका डेल्टा 1 आ जाएगा। मैं उसकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेल्टा 1 भी जो है आपका 0 आ रहा है। फिर डेल्टा 2 निकालेंगे आप। डेल्टा 2 में ये कॉलम 485 ये आप C2 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। फिर पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये भी आपकी जो है वो 0 आ रही है। ठीक है ना। और उसके बाद जब डेल्टा 3 निकालेंगे तो ये कॉलम जो है यहाँ से रिप्लेस करेंगे और ये भी 0 आ रहा है। कहने का मतलब है सारे के सारे 0 आ गए, यानी कि मैं यहाँ पहुंच गया। तो अब इसके बाद हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा कि इक्वेशंस जो है सॉल्व हो पा रही हैं तो संगत हो जाएंगी, और नहीं सॉल्व हो पा रही हैं तो फिर असंगत हो पाएंगी। कल हमने क्वेश्चन जो लिया था उसमें सॉल्व हो जा रही थी। तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, z को k मान के सॉल्व करते हैं तब हो पाता है, और अगर नहीं हो पा रहा है तब भी तो फिर असंगत कह देंगे हम। ठीक है ना। तो आप जरा ये नोट कर लेंगे क्वेश्चन, इसमें इतनी वैल्यूज, ये बाद में आप अपना टाइम मिलेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे मिटाऊंगा और फिर आगे इसके कंडीशंस चेक करेंगे।
तो आप इतना नोट कर लें। अच्छा, उधर की कंडीशंस थोड़ा छुप गई हैं नीचे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम दोबारा से लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी है हमने वहाँ पे, है ना। या फिर चलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे ही कर देता हूँ, अब दिखने लगा होगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करके देखना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए वही तरीका है कि z को k मानेंगे हम। तो देखिए, लेट z इज इक्वल टू k कंसिडर कर लीजिए। तो z इक्वल टू k कंसिडर करेंगे तो देखिए ये क्या क्या बनेगी इक्वेशन। पहली वाली बनेगी 2x माइनस वाई प्लस 3k इज इक्वल टू 4, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3k, ये 4 बनी। और ये वाली क्या बनेगी, फ्रॉम, ये तो फर्स्ट हो गया, फ्रॉम सेकंड, तो 4x माइनस 2y प्लस 6k इज इक्वल टू 8, यानी कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6k। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3k इज इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद फ्रॉम थर्ड देखिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3k इज इक्वेशन नंबर 6। अब जरा इन पे नजर मारिए, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई एंड 2x माइनस वाई। देखिए 4 5 6 में आप अगर किसी का भी जो है वो माइनस करो या प्लस करो, है ना, प्लस करोगे तो कुछ गायब होगा नहीं, माइनस करोगे तो सब कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएंगी आपकी। इसलिए नहीं सॉल्व हो पाएंगी, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी दो लाइन आपको दी हैं और उसका हम जैसे एक्स वाई में ये लाइन है, एक्स वाई में ये लाइन है, तो ये लाइनें एक्चुअली कट करती हैं जहां पर, वही हमारा सोल्यूशन, एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही हमारे सोल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब अगर दो लाइनें आपकी कट करती हैं तो इसका मतलब वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उन इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। तो ये जो लाइन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ये तीनों लाइनें जो है हमारी सिचुएशन ऐसी बनती होगी कि ये तीनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो इनका कांस्टेंट पार्ट है वो अलग अलग है, तो वो अलग अलग जगहों पे हैं, उनके बीच की दूरियां अलग अलग हैं, बाकी तीनों लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए ये एक दूसरे को जब काटेंगे नहीं तो इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये देख के आपको पता लग रहा है कि चूंकि लेफ्ट साइड सेम है इसलिए ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस वजह से इनका सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये संगत नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 5 6 वास्तव में समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, अतः इनका कोई हल नहीं है, अतः इनका कोई हल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा था क्या समीकरणों का निकाय संगत है, अतः समीकरणों का निकाय संगत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप समझिए, देखिए, नोट करिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। कह रहे हैं के किन मानों के लिए समीकरण निकाय, ये तीन इक्वेशन दी हैं और इसमें देखिए आपका के दिया हुआ है कहीं कहीं पे, जैसे ये के दिया हुआ है, यहाँ पे भी z होना चाहिए, ये मिसिंग है बुक में, तो एक के आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो के की क्या वैल्यू रख दें कि ये हमारा जो समीकरण निकाय है वो संगत हो जाए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए संगतता के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, डेल्टा हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। हालांकि एक केस अंदर भी बनता है जाकर के, लेकिन हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। तो संगतता के लिए पहले हम डेल्टा निकालते हैं सॉल्यूशन में। हेयर डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1 के 2 1 1 1 2 माइनस के, ये आपके पास कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनेगी। अब अगर आप इसे सॉल्व करें, देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये हो जाएगा 3, और अंदर देखिए अब इसको छोड़ दीजिए तो माइनस के माइनस 2, उसके बाद माइनस का माइनस 1, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू माइनस 1 माइनस होती है और खुद इसकी वैल्यू माइनस में है, इसको रो कॉलम छोड़िए, 2 इंटू माइनस के यानी कि माइनस 2 के और माइनस का 1, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा प्लस के, और इसको छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, तो ये आएगा आपका माइनस के माइनस 2 यानी कि माइनस का 3 के माइनस का 6, ये प्लस हो जाएगा प्लस, और लेकिन फिर जब अंदर खोलेंगे
तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस ही बचेगा। आप इसको खोल दें तो -2k -1 ही रहेगा, n प्लस 4 -1 यानी कि 3k प्लस का ये 3k हो जाएगा। तो यहां से देखिए कितना आ रहा है, 3k कैंसिल हो गया और -7 -2k, ये आपका डेल्टा की वैल्यू आ रही है। निकालिए जरा डेल्टा, फिर हम आगे डिस्कस करें। थोड़ा सा क्वेश्चन ये हल्का सा मिटा देता हूं मैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, संगत पूछ रहा है ना, के किन मानों के लिए संगत है, तो निकाय के संगत होने के लिए कंडीशन क्या होती है, निकाय के संगत होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा आपका 0 नहीं के बराबर हो, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से फर्स्ट से वैल्यू डाल दें, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो आपके पास -7 -2k नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2k नॉट इक्वल टू 7, यानी कि k नॉट इक्वल टू 7/2, माइनस का 7/2। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि k बस -7/2 न डालें आप, बाकी k की वैल्यू कुछ भी पड़ जाए, आपका समीकरण निकाय संगत होगा। तो हम लिख देंगे आंसर, अतः k नॉट इक्वल टू -7/2 के लिए निकाय संगत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करिए क्वेश्चन। सर लाइन वाली कॉपी यूज कर सकते हैं? देखिए लाइन वाली कॉपी यूज यहाँ करने पे तो कोई मना ही नहीं है, मतलब कर सकते हो, लेकिन ब्लैंक कॉपी इसलिए बोली जाती है कि आपको एग्जाम में ब्लैंक ही आनी है कॉपी। तो पता लगा जैसे ब्लैंक है ब्लैक बोर्ड, कभी कभी नहीं होता है कि लिखते लिखते नीचे पहुंचने लगती हैं लाइनें, ठीक है ना, तो वैसे ही समस्या ना हो पेपर में, इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है आपको कि ब्लैंक वाले पे लिखें। लेकिन अगर गलती से कोई कॉपी बना ली एक दो तो चल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। कि हेडिंग डालिए, रैखिक समघात समीकरणों का हल, रैखिक समघात समीकरणों का हल। ऐसी इक्वेशंस जिसमें कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 हो। मैंने पहले ही बताया है समघात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x की एक घात, y की एक घात, z की एक घात, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सबकी घात एक एक ही हुई ना, तो यानी कि सबकी समान घात है, इसलिए समघात कहेंगे हम। लीनियर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसे कहेंगे हम। तो ये है, जैसे मान लिया दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है हमारा, ये कहलाएगा रैखिक समघात समीकरणों का हल। अब इसके सॉल्यूशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जरा उन पे नजर मारते हैं। मुझे एक बात सोच के बताइए, अगर मैं इन इक्वेशंस में x की वैल्यू 0 डाल दूं, y की वैल्यू 0 डाल दूं और z की वैल्यू भी 0 डाल दूं, तो क्या ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी? देखिए हमें आंसर राइट साइड में 0 लाना है ना, आपने x भी 0 डाल दिया, y भी 0 डाल दिया, z भी 0 डाल दिया, तो x y z जब तीनों 0 डाल दिए तो ये 0 0 0 सब मिला के हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0। ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी। कहने का मतलब है इन इक्वेशंस का ये वाला जो सेट है सॉल्यूशन का, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे बात को? तो ये सॉल्यूशन जो है वो तो हमेशा करना ही करना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल का मतलब होता है निरर्थक, मतलब ये तो करना ही नहीं है, तो होएगा ही होएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये मतलब है। और अगर मान लिया सपोज करिए इस सिस्टम का अगर आपका ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जैसे k की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए 2k प्लस 3, y इज इक्वल टू 3k माइनस 2, z इज इक्वल टू k, ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका रैखिक समघात समीकरणों का एक ना एक हल तो होएगा ही, इनफाइनाइट नहीं होंगे तो ये तो हमेशा ही रहना है। तो हमेशा ही अगर रहना है इसे, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण निकाय अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हमेशा संगत होता है। अब वो बात अलग है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर उसका जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो केसेस पे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, और डेल्टा इक्वल टू 0 में भी जाकर के अगर आप देखें इस वाली कंडीशन में, यहाँ पे देखिए तो संगत फिर से होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये 2 केस उठा करके इसमें चले आएंगे बस। तो मैं उन केसेस को जो है वो लिख देता हूं आपको। आपने ये देख लिया, यहां से मैंने समझा दिया है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और यहीं पर मैं इसके केसेस आपको बता देता हूं। तो केस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे आपके कि आप सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। डेल्टा कैलकुलेट किया आपने, और डेल्टा कैलकुलेट करने के बाद अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और एकमात्र जो सॉल्यूशन अगर आएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन आपका वही होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। संगत तो होएगा ही होएगा, है ना। और ये यूनिक सॉल्यूशन ऐसा वाला होगा, इसे हम कहेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए डेल्टा 0 हुआ, तो फिर संगत तो तब भी होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और वो कैसे निकलेंगे आपके, z इज इक्वल टू k मानकर x और y की वैल्यूज निकलेंगी, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इसमें ये अच्छा होता है कि सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, ये आएगा, ये सबका होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां से एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो आप जरा नोट कर लीजिए, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो जरा आप केस नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो बता दूं, फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए, समघात समीकरणों पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। निम्न समीकरणों को हल करें। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए पहले हमें डेल्टा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डेल्टा निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 4। अब ये काम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से लिख करके इसकी वैल्यू बुक से ही लिख देता हूँ। ये आपका -7 आ रहा है, यानी कि आपका इस केस में आ गए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अतः इसका सॉल्यूशन संगत है और यूनिक सॉल्यूशन यही वाला एग्जिस्ट करेगा। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा, तथा इसका मान जो हल होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्राइवियल सॉल्यूशन। बस आपका आंसर आ गया। अगर ये 0 होता तो फिर आप x z को k मान करके पहले 2 से इक्वेशन निकाल लेते। ऐसा भी एक क्वेश्चन कर चुके हम कि z को k मान करके x y में इक्वेशन 2 निकाल लेते, फिर x और y सॉल्व कर लेते, फिर वो सब x y z तीसरी में पुट करते, उसको अगर सेटिस्फाई करते हो तो ठीक है, वही x y z का जो सिस्टम आएगा इन टर्म्स ऑफ k, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से कर सकते हैं आप। हेडिंग डालिए, दो सारणिकों का गुणन। इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। दो सारणिकों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, गुणन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सिंपल सा तरीका है, एक बार आप समझ लीजिए, हमेशा आपके काम आएगा। मान लिया सपोज करिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा 1 इज इक्वल टू, जिसको नाम दे रहे हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और दूसरी डिटरमिनेंट है डेल्टा 2 इज इक्वल टू, सपोज इसको नाम दे रहे हैं अल्फा बीटा गामा 1 1 1, दूसरी रो में अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, एंड तीसरी रो में अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। इस वाली रो का नाम देखिए, थोड़ा सा इसको R1 मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा R1 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस वाली रो को R3 मान लीजिए, इस वाली रो को जो है वो R1 डैश कंसीडर कर लीजिए, इसको R2 डैश और इसको R3 डैश। तो देखिए, डिटरमिनेंट्स में अगर प्रोडक्ट करना है तो आप रो रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम कॉलम वाइज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। हम यहाँ पे रो रो का गुणन दिखा रहे हैं, सेम उसी तरह से कॉलम कॉलम का करा जा सकता है। देखिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, R1 का R1 डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। R1 का R1 डैश से करके आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, कैसे वो मैं बताता हूं बाद में। R1 को ही अगर आप R2 डैश से कर देंगे तो आपको पहली रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा। R1 एक बार लेना है आपने और तीनों पे ऑपरेट करा देना है, फिर R2 लेना है तो तीनों पे ऑपरेट करा देना है, R3 लेना है तो तीनों पे ऑपरेट करा देना है।
देखिए R1 और R1 R3 डैश, ठीक है। इसके बाद R2 उठाएंगे तो R2 को R1 के साथ डैश करेंगे, R2 को ही R2 के साथ डैश करेंगे और R2 को ही R3 के साथ डैश करेंगे। फिर R3 उठाएंगे तो R1 के साथ डैश, फिर R3 का R2 डैश के साथ प्रोडक्ट और फिर R3 का R3 डैश के साथ प्रोडक्ट। इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बनेगी जा करके, और ये भी उतने ही ऑर्डर की होगी जितने ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट आएंगी। मतलब अगर ये थर्ड ऑर्डर की है, ये थर्ड ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर का ही प्रोडक्ट हो सकता है, तो आंसर आपका जो है वो उतने ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक बनेगा। अब बात आती है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा लंबा बनेगा इसलिए मैं और लेफ्ट में लिखना स्टार्ट करता हूं। ये देखिए R1 डैश, इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेकर के प्लस करेंगे तब आपके पास ये टर्म बनेगी। मैं इसको देखिए एलेबोरेट कर रहा हूं। A1 अल्फा 1, B1 बीटा 1 इसमें प्लस कर दिया और C1 गामा 1 इसमें प्लस कर दिया, तो ये पहला एलिमेंट बनेगा। पहले रो के 3 एलिमेंट की दूसरे डिटरमिनेंट की पहली रो से अलग अलग इंडिविजुअली जो है मल्टीप्लाई करके ऐड जब करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद R1 का R1 डैश के साथ, तो पहला A1 देखिए, A1 उठाइए तो अल्फा 2, A1 अल्फा 2 प्लस B1 उठाओ तो बीटा 2, B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। देखिए ये बिल्कुल एकदम लाइन रख करके, बिल्कुल पेंसिल रख करके या कैसे भी छुपा के बिल्कुल ध्यान से रख के करिए, नहीं तो इसकी रो, उसके कॉलम, उसके एलिमेंट सब जो है आपस में मिल जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही आप जब R1 का R3 डैश करेंगे तो यानी कि A1 का अल्फा 3 से प्लस B1 का बीटा 3 से प्लस C1 का गामा 3 से, इस तरह से जो है वो आपका डिटरमिनेंट का पहली रो मिलेगी जा करके। इसी तरह से आप R2 को उठाएंगे तो उसके साथ दूसरा टर्म चला आएगा, फिर तीनों बार करेंगे तीनों रो से, और फिर R3 को उठाएंगे फिर उसकी दूसरे डिटरमिनेंट की तीनों रो से करेंगे, तो इस तरह से आपको पूरी प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम डिटरमिनेंट चैप्टर का, प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। दिखाएं कि, क्या दिखाना है, 0CB C0A BA0 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ABAC AB C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BC AC BC and A square plus B square is equal to 4A square B square C square, 4A square B square C square। क्वेश्चन है देखिए, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू इतने ये डिटरमिनेंट या फिर इतना, ये चीज हमको शो करनी है। तो देखिए डिटरमिनेंट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट का स्क्वायर का मतलब उसी डिटरमिनेंट के उसी डिटरमिनेंट से प्रोडक्ट, ये इसके होल स्क्वायर का मतलब, और प्रोडक्ट हमने बताया है आपको। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिस डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट प्रोडक्ट दूसरी डिटरमिनेंट, यही सेम डिटरमिनेंट, यानी कि 0CB C0A BA0। इसके बाद यहां पर क्या होगा, 0CB फिर से लिख दो, C0A फिर से लिख दो, BA0 कर दो। अब देखिए ये LHS लिया है हमने, है ना, LHS इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना। अब देखिए प्रोडक्ट लीजिए, तो 0 का 0 से 0 आया, प्लस C का C से C स्क्वायर, B का B से B स्क्वायर, ये आपके पास पहला एलिमेंट बना। देखिए नजर आ रहा है आपको B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो लाना था। फिर ऐसे ही अब पहली रो का दूसरे से करिए, तो 0 का C से 0 हो जाएगा, प्लस C का 0 से 0 हो जाएगा, B का A से BA हो जाएगा। देखिए AB आ रहा है आपके पास। तो ऐसे ही तीसरे का करेंगे, पहली रो से तीसरे का, 0 का B से 0, C का A से CA, 0 प्लस CA प्लस और B का 0 से 0, तो CA, देखिए AC भी आ गया।
ऐसे ही आप पहली रो का जब दूसरी रो का लेंगे तीनों से तो ये आ जाएंगे, तीसरी रो का ये आ जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, ये जो लास्ट वाली लाइन लानी है इसके लिए आप क्या करोगे, ये अब आ जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद जो है आप ये देखिए कि ये वाली लाइन कैसे आएगी। तो ये वाली लाइन लाने के लिए क्या करोगे, आप इसकी इंडिविजुअली वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू, या यहीं पे सॉल्व कर लेना, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेना। फिर से लिखना LHS इक्वल टू इतना, और यहीं पे इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया इसको, और R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 2ABC आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2ABC आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 4A² B² C², ये आपका ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं। आज आपका डिटरमिनेंट चैप्टर पूरा होता है, और तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। चलिए फिर खत्म करते हैं हम।